नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं बड़ी आसान भाषा में पावर फैक्टर क्या होता है। चलो देखते हैं पावर फैक्टर होता है क्या है। मान लो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसमें मैंने 70 किलोवाट का लोड लगा दिया है। इस 70 किलोवाट लोड में सब कुछ हो सकता है, घर के पंखे से लेकर मोटर तक, कुछ भी लोड, मशीन मशीन सब मिक्स लोड है। तो अब पावर फैक्टर का लिंक क्या है लोड के ऊपर और ट्रांसफार्मर में? जो इसका लिंक है क्या होता है कि अगर इस 70 किलोवाट का जो लोड है ट्रांसफार्मर में जब पड़ता है, तो ट्रांसफार्मर के साइड में एक एसटी मीटर लगा होता है। ठीक है, अगर उस एसटी मीटर में पावर फैक्टर हमारा कम है, तो इसका मतलब ये जो लोड है 70 किलोवाट, ये हमारा करंट ज़्यादा ले रहा है। तो ये करंट ज़्यादा लेने का क्या रीज़न है कि ये 70 किलोवाट करंट अपने अकॉर्डिंग जो लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहा है। तो वो जो ज़्यादा करंट है वो एसटी मीटर सेंस कर लेता है। तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ही बिल देगा जो कि करंट उसके अंदर फ्लो करेगा सीटी के थ्रू। ठीक है? तो ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि हमारा जो पावर फैक्टर है, अगर वो कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने से हमारे एसटी मीटर का बिल ज़्यादा आएगा। तो वो क्यों आता है वो चीज़ आज समझते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्टिव पावर है P, ठीक है? ये हमारे पास 3 पावर होती है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये 2 पावर होती है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिएक्टिव पावर में आता है। सबसे पहले एक्टिव पावर समझते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, ये KW और KWH, ठीक है? और जो KW है और KWH में अगर अगर रीडिंग हमने महीने बाद लेनी है KW की, तो वो KWH में आ जाती है। मान लो एक मोटर है, एक हीटर है, एक एसी है, कंप्यूटर है और लैंप है। ये मिक्स लोड होता है, नॉर्मल घर में सभी सभी में ये लोड होता है। और ये पावर फैक्टर का सबसे ज़्यादा डिफरेंस इंडस्ट्री में होता है और कमर्शियल बिल्डिंग्स में होता है। तो ये जो मोटर, हीटर, एसी, कंप्यूटर, इस जितने भी लोड है हमारे पास, ये एक तरह का नॉर्मल लोड है। ये सब एक्टिव पावर में आता है, एक्टिव पावर में, ठीक है? एक्टिव पावर क्या करती है? जो इसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, हीट एंड पावर में कन्वर्ट करती है लाइट में। अब जैसे लैंप है, ये लैंप मुझे लाइट की एनर्जी देगा। हीटर है, हीटिंग एनर्जी देगा। ये मैकेनिकल देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर साफ बताया मैंने आपको, एक्टिव पावर को वॉट या किलोवाट में मापा जाता है, ठीक है? और दूसरी एक्टिव पावर को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और रियल पावर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ एक्टिव पावर में आती है। ये आपको क्लियर है? आपको मैं ज़्यादा फेस एंगल नहीं बताऊंगा क्योंकि इन चीज़ों के पास जाने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे ईजी है कि एक्टिव पावर होता क्या है। जनरली हमारे घर में जितना भी लोड होता है वो सब एक्टिव पावर ही होता है। और दूसरा रिएक्टिव पावर आता है। अब रिएक्टिव पावर में भी KVAR होता है, KVARH होता है, ठीक है? अब ये जो KVAR है, इसकी अगर मैंने महीने बाद रीडिंग लेनी है तो KVARH लूँगा। जो H आता है, मान लो 30 दिन का आपका महीना है, तो 30 दिन की आप दिन की यूनिट जो भी हो रही है कैलकुलेशन करके 30 दिन बाद आएगी, तो KVARH लूँगा मैं, ठीक है? अब इसमें जो मेरे पे एग्जांपल आती है, एक मोटर आती है, एक दूसरा आता है ट्रांसफार्मर। ये 2 एग्जांपल क्यों लिए मैंने, इसका रीज़न है क्योंकि ये जो मोटर है और ट्रांसफार्मर है, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जहाँ रिएक्टिव की बात होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात भी होगी, क्योंकि रिएक्टिव पावर वहीं होती है जहाँ पर आपकी मैग्नेटिक सर्किट होता है। अब दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, एक मान लो एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है? अब ये हमारे पास लोड है, मोटर है हमारी इंडस्ट्री में लगी है काफ़ी सारी, ठीक है? ये चिल्लर प्लांट में भी मोटर लगी होती है, जॉकी पाउंड्स में भी मोटर लगी होती है, एसटीपी प्लांट में भी मोटर लगी होती है। तो ये मोटर नॉर्मली कम से कम 50-80% लोड हमारा मोटर का ही होता है इंडस्ट्री में। और ये जो लोड है मेरे पास 80 किलोवाट का लोड है। मान लो 80 किलोवाट का मेरे पास लोड है, ठीक है? अभी ट्रांसफार्मर लोड को कह रहा है कि तू ले ले मुझसे एक्टिव पावर, ठीक है? यानी कि ये ट्रांसफार्मर मोटर को एक्टिव पावर दे रहा है अपना। 80 किलोवाट की एक्टिव पावर दे रही है ट्रांसफार्मर ने। एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ मैं आपको, आपको कहीं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफार्मर लोड को 80 किलोवाट की एक्टिव पावर दे रहा है और ये खुद 100 केवीए का है, ठीक है? अभी मैंने रीज़न बताना है ये 100 केवीए और 80 किलोवाट कैसे आता है। अब ट्रांसफार्मर दोबारा क्या कह रहा है कि तू ले ले मुझसे एक्टिव पावर, साथ में बोला रिएक्टिव पावर भी ले ले। रिएक्टिव पावर भी दे दी इसने 60 केवीए। ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊँगा, 100, 80, 60 इसकी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। खुद 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ये 80 किलोवाट की पावर दे देता है लोड को और लोड को बोलता है तू 60 केवीए की रिएक्टिव पावर भी ले ले मुझसे, ठीक है? अब क्या हो रहा है, जो एपीएम पावर होती है ये मैं आपको बताता हूँ, केवीए और केवीएएच, ये भी इसमें भी एच आ गया। जहाँ एच आ गया वहाँ पर आपका मतलब आवर्स आ जाएंगे। अब इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये वेक्टर कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि आपको मैंने पहले बताया, जो पहले 2 बार बताई है जिसमें एक्टिव पावर में सारे लोड आते हैं, रिएक्टिव पावर में ओनली इंडक्टिव लोड आते हैं। तो रिएक्टिव पावर वैसे कैपेसिटी भी आते हैं, पर मैं आज ओनली आपको इंडक्टिव लोड बताऊँगा। पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक राइट एंगल के थ्रू मैं बताता हूँ। एक एंगल, ये जो इनमें राइट एंगल है, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है? ये सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है? इसको लोगों ने खींच-खींच कर बिल्कुल कहानी बना दी है। कुछ नहीं होता, ये पाइथागोरस थ्योरम लगी है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है।
फॉर्मूला आपको पता ही है इसका, हाइपोटेन्यूज अगर मैंने निकालनी तो बेस और परपेंडिकुलर का कैसे होता है। तो एस का मतलब समझ रहे हो आप क्या होगा, एस का यहाँ होगा तो पी स्क्वायर और के स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर मतलब बेस। ठीक है, अब वही है देखो, के वी एस, के डब्ल्यू पी यानी कि पी ये ना, और क्यू ई है। ये ओनली 10वीं क्लास का टॉपिक है। ठीक है, इसको इतना नहीं खींचना आपने। अब वेक्टर कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि एक अपेरेंट पावर है यानी कि केवी, केवी को एस में लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। केवी को एस बोलते हैं, के डब्ल्यू को पी, केवीआर को क्यू। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो कि अपनी एक वैल्यू बना सकते हो, मतलब केवी को इसको फुल फॉर्म दे दो कोई हो अलग से, जिससे आपको याद है कि एस को केवी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रेड में दिखा रखा है, ये एस में है, के डब्ल्यू पी में है, केवीआर क्यू। तो ये भी आपको याद रखना है कि एस हाइपोटेन्यूज में आता है, पी बेस में आता है, क्यू परपेंडिकुलर में आता है। ठीक है, ओनली ये पाइथागोरस थ्योरम लगी है इसमें, तो ये केवी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये केवी और ये दोनों का फॉर्मूला एक ही है, केवी मतलब एस, के डब्ल्यू मतलब पी, केवीआर मतलब क्यू। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। हमारे पास वैसे दो ही पावर होती है, एक्टिव और रिएक्टिव। ये तो तीसरा जो अपेरेंट पावर है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मान लो मेरे पे एक सोर्स है 100 केवी का। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, वो लोड को कह रहा है तुम मुझसे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ले ले। अब क्यों देता है, ये क्या होगा, सोर्स से लोड की तरफ एक्टिव पावर जाती है। ठीक है, अब 100 केवी का ट्रांसफार्मर है। अब मुझे तो पता नहीं पावर फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अब पावर फैक्टर मान लो मेरे पास 0.8 है, मतलब सबसे कम ले रहेगा। वैसे 0.7 भी होता है, पर मैंने 0.8 लेकर चल रहा हूँ पावर फैक्टर। वैसे मुझे ये नहीं पता भी पावर प्लांट में कितना पावर फैक्टर चल रहा है, मैं अंदाजा ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल में 0.8 लेता हूँ, कम से कम लूँ। ठीक है, 0.8 लेकर मैंने क्या करा, एक्टिव पावर 80 किलोवाट ले ली। मतलब 100 केवी के ट्रांसफार्मर में मैं 80 किलोवाट ही लोड लगा सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं लगा सकता 0.8 पावर फैक्टर में। ठीक है, तो ये मेरे पास 80 किलोवाट लोड आ गया है। दूसरा अब क्या है, इस 100 की जो 100 केवी है मेरे पास, और 80 किलोवाट का एक्टिव पावर है। अब मैंने तो रिएक्टिव पावर भी निकालनी है। अब जब मेरे पास दो चीज़ हो मिल गई, जब दो चीज़ मुझे पता है, मैं तीसरी पावर तो निकाल लूँगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया, उससे आपका केवीआर निकल जाएगा। केवीआर को यहाँ पर ले लिया मैंने, सिंपल पाइथागोरस को मैंने तोड़ के ऐसा फॉर्मूला बन गया। सिंपल फॉर्मूला है, इसको खींचना नहीं ज़्यादा लंबा। केवीआर करके 60 आ गया, मतलब ये अंडर रूट के अंदर मैंने जितनी भी कैलकुलेशन कर के 60 आ गया। तो 60 केवीआर मेरे यहाँ गया। अब आपको पता लग गया 60 केवीआर ऐसा कैसा है कि 100 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो लोड को कह रहा है तुम मुझसे 80 किलोवाट ले ले, और 60 केवीआर का रिएक्टिव पावर भी ले ले। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब मैं आगे बताता हूँ, जैसे ये 100 केवी का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और लोड में जब इसकी एक्टिव पावर जाती है 80 किलोवाट। ठीक है, अब क्या मैंने दूसरा लॉजिक लगाया है। अब जो ये 60 केवीआर का है, मैंने लोड से, जब लोड सोर्स से 60 केवीआर ले रहा है, अब ये जो दूसरे लॉजिक में आया हूँ मैं, कि अगर लोड अगर 60 केवीआर ले रहा है, तो अगर मैं 60 केवीआर कहीं और से दूं, इसको लो सोर्स से ना दूं। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन आता है, अगर मैं 60 केवीआर लोड को जो चाहिए मैं 3 फेज कैपेसिटर से दूं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 3 फेज कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को दे रहा है। मतलब जब भी हम कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है, केवीआर को जनरेट करता है, बनाता है। किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड दो ही है हमारे पास, एक खुद एक ट्रांसफार्मर है और एक खुद एक लोड है। लोड में सारे लोड इंडक्टिव नहीं होते हैं, ओनली जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड किस में बनती है, ज़्यादातर मोटर्स में। ठीक है, तो ये याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टिव लोड में जब बनती है तो उसको केवीआर की जरूरत होती है। वो सोर्स से ले रहा था, पर अभी हमने सोर्स से नहीं दिया उसको, जो केवीआर चाहिए मैंने 3 फेज कैपेसिटर से दे दी। ये सारे कैपेसिटर है, ये सिलेंड्रिकल है, ये बॉक्स टाइप है, ये सब कैपेसिटर है। अलग अलग टाइप के आते हैं, हैवी ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी, स्टैंडर्ड ड्यूटी, अल्ट्रा हैवी ड्यूटी, सुपर हैवी ड्यूटी, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंपनी के, एल&टी, स्नाइडर, एबीबी, सीमेंस, ये सब। तो ये मैंने 60 केवीआर का 3 फेज कैपेसिटर्स दे दिए लोड को। लोड से अब सोर्स सोर्स और लोड के बीच 60 केवीआर नहीं जा रहा, अब 60 केवीआर कैपेसिटर और लोड के बीच में जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और लोड यहाँ पर आ गया। जब मैं 60 केवीए कैपेसिटर से दे रहा हूँ, ठीक है, ये 80 किलोवाट का मेरा लोड था। ठीक है, मोटर ओनली, ये याद रखना है कि जो मोटर है ओनली इंडक्टिव लोड है। यहाँ मैंने स्पेशल लिखा है इंडक्टिव लोड। टोटल 80 किलोवाट हमारी जितने भी मोटरें लगी है इंडस्ट्री में, 80 किलोवाट की लगी है। ठीक है, 80 किलोवाट की लगी। ठीक है, पर ये ओनली मोटर का लोड नहीं है, और भी लोड हो सकते हैं। बल्ब हो गया, पंखे हो गए, कूलर हो गया, कूलर की मोटर में इंडक्टिव लोड होती है। तो हम हर एक के लिए तो कैपेसिटर नहीं लगाएंगे अलग अलग चीज़ों में, तो हम ये जो कैपेसिटर पैनल होता है मेन में लगाते हैं, तो ये सभी के लिए बन जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है 100 केवीए का, ये कह रहा है मैं इसको एक्टिव पावर देता हूँ। ठीक है,
इसने लोड को एक्टिव पावर सप्लाई कर दी। जब हमने अभी बताया ना, जो एक्टिव पावर है, मैं सिर्फ एक्टिव पावर दे रहा हूँ, जो 60 केवीआर का मैंने कैपेसिटर से लिया है। इसको मोटर को रिएक्टिव पावर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, तो वो कैसे बना रहा है, कैपेसिटर से बना रहा है, कि सप्लाई कर रहा है रिएक्टिव पावर कैपेसिटर 60 केवीआर। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या कर रहा है, मैं इसको रिएक्टिव पावर देता हूँ। जब ट्रांसफार्मर एक्टिव पावर दे रहा है, इसको रिएक्टिव पावर भी तो चाहिए लोड को, तब क्या कह रहा है, कैपेसिटर कह रहा है मैं इसको दूंगा रिएक्टिव पावर। तो 100 केवी के पास कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। अब ये कह रहा है मैं इसको रिएक्टिव पावर देता हूँ, जाकर ये इसने रिएक्टिव पावर दे दी। अब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन आती है, जैसे सोर्स है मेरे पास और लोड है। लोड क्या कह रहा है, 80 किलोवाट ले रहा है सोर्स से। अब क्या कह रहा है, जो कैपेसिटर है हमारे पास 60 केवीआर दे रहे हैं। अब क्या आ रहा है, तीसरा फॉर्मूला मेरे पास आता है, तीसरा नहीं सेम ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं। ये cos फाई का फॉर्मूला है, एक दूसरा मत cos फाई ओनली पावर फैक्टर को बोलता है, ये यहाँ पर मत कंफ्यूज होना। और किलोवाट केवीए आपको पता है, केडब्ल्यू की हमारी एक्टिव पावर, केवीए अपेरेंट पावर। ठीक है, जो मान लो 80 किलोवाट का अपेरेंट पावर है और 60 केवीआर का मैं कैपेसिटर से ले रहा हूँ, रिएक्टिव पावर सोर्स और लोड के बीच खत्म होगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 60 केवीआर कैपेसिटर दे रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगी हमारी, 1 होगी। 1 का मतलब ये हो गया कि 60 केवीआर मैंने लोड को दे दिया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्टिव पावर 1 हो गई, मतलब कोई रिएक्टिव पावर नहीं जा रही। ठीक है, तो केवीए मतलब ट्रांसफार्मर का जो केवीए है वो एक्टिव पावर के बराबर हो जाएगा। कैसे, ये फॉर्मूला है, cos थीटा मैंने 1 ले लिया, यानी cos फाई 1 ले लिया, तो पावर फैक्टर हो गया। अब 80 किलोवाट जो हमारे पास एक्टिव पावर है यहाँ ले ली, और केवी ये रहा, केवी तो हमने निकालना अभी। अब क्या हुआ, केवी 80 आ गई, क्योंकि हमने सीधा सिंपल करा है, केवी इधर ले लिया है, 1 को नीचे कर लिया, तो एक ही बात हो गई, केवी 80 आ गया। अब चाहकर 80 केवी का ट्रांसफार्मर बन गया। ये मान बनना नहीं, मतलब 80 किलोवाट के बराबर मुझे 80 केवी ही चाहिए। तो ये बातें रखना, याद रखना बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर था, 80 किलोवाट के एक्टिव पावर दे रहा था। अब क्या हुआ, 80 केवी, जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर 80 केवी की पावर दे रहा है 80 किलोवाट को ही। ठीक है, अब ये आपको याद रखना, 80 केवी का ट्रांसफार्मर बन गया, 100 केवी का 80 केवी का बन गया, मतलब हमारे पास 100 केवी का जगह 80 केवी का ट्रांसफार्मर है। पर एक चीज़ का हमारे पास प्रॉफिट है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ का प्रॉफिट है। ये लोड आ गया, ये ट्रांसफार्मर आ गया। अब मोटर का 80 किलोवाट का लोड था, यानी मिक्स लोड सारा 80 किलोवाट का था। अब क्या कह रहा है, अब मैं 80 केवीए का हो गया हूँ। ट्रांसफार्मर कह रहा है लोड को कि अब मैं 80 केवीए का हो गया हूँ, तो मुझसे 80 किलोवाट की पावर ले ले। ठीक है, और कैपेसिटर कह रहा है मैं इसको 60 केवीआर की पावर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 60 केवीआर की कैपेसिटर को दे दी। अब क्या हुआ था, जो पहली कंडीशन क्या थी, जो सोर्स था यानी कि ट्रांसफार्मर था, जो अब था वो 100 केवीए का। जैसे उसने 100 केवीए की दी पावर, पहले की बात है, लोड था हमारा 80 किलोवाट का, तो 80 किलोवाट एक्टिव पावर दे दी लोड को, और दूसरा 60 केवीए रिएक्टिव पावर मिल गई। ये पहली कंडीशन थी जब हमने कैपेसिटर पैनल नहीं लगाया था, यानी कि कैपेसिटर कोई नहीं जोड़ा था, तो रिएक्टिव पावर इसको सोर्स से मिल रही थी, यानी कि ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर ही पहले 100 केवीए का था। अब क्या हुआ कि ये कंडीशन में मैंने जो कैपेसिटर थे वो कैपेसिटर्स के अकॉर्डिंग मुझे लोड को 60 केवीए कैपेसिटर के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो इन दोनों में एक कंडीशन है, पहले 100 केवीए का ट्रांसफार्मर था, अब 80 केवीए का हो गया, वही 100 केवीए, तो 20 केवीए का प्रॉफिट हो गया। मतलब अभी भी ये ट्रांसफार्मर मेरे पास 100 केवीए का ही है, पर उसमें से मैं 80 केवीए यूज़ कर रहा हूँ, 20 केवीए का प्रॉफिट हो गया मुझे। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ, क्योंकि जो 60 केवीए का जो कैपेसिटर पैनल है वो मैंने ऐड करा, जैसे वो लोड को मिला रिएक्टिव पावर, वो ट्रांसफार्मर से लेना बंद कर दिया उसने, रिएक्टिव पावर डायरेक्ट लोड कैपेसिटर से ले रहा है, इन कैपेसिटर से ले रहा है, देखा। तो यहाँ इन दोनों का कोई लिंक खत्म हो गया रिएक्टिव पावर का, तो तभी पॉसिबल है जब यूनिटी पावर फैक्टर हुआ। ये याद रखना है, में कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन करिए कमेंट में आप बता सकते हो। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई, जब ये 80 केवीए का ट्रांसफार्मर हुआ, इसने क्या करा, 80 किलोवाट की पावर दी लोड को, तो कैपेसिटर क्या कर रहा है कि मैंने 80 केवीए पावर बचा ली। हाँ ऑब्वियस, ये तो हमारे भगवान हुए कैपेसिटर। जब किसी प्लांट में हमारा करंट ज़्यादा लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एस्टिमेटर है वो करंट ज़्यादा लेगा। ठीक है, सीटी सेंस करेगी करंट ज़्यादा लेने से, तो जो सेंसिंग है उसके होने से क्या होगा कि आपका जो एस्टिमेटर है रीडिंग ज़्यादा देगा। रीडिंग ज़्यादा देने से आपके जो बिल है वो ज़्यादा आएगा, आपको पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको कैपेसिटर ऐड करने हैं। पर आपको याद होना चाहिए जो कैपेसिटर ऐड कर रहे हो वो ये फॉर्मूले से होगा। ठीक है, तो 20 केवी का फ्री अपेरेंट पावर, मतलब जो जितने भी 20 केवी हमारी बची, 100 से 80 जो हुई, 20 केवी बच गई ना, हम थोड़ा लोड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर था,
अब वो 80 केवीए का हो गया, मतलब 100 केवीए में से पहले हम 100 केवीए यूज़ कर रहे थे, 100 केवीए में से सिर्फ 80 केवीए यूज़ करेंगे हम। किसके लिए? 80 किलोवाट एक्टिव पावर के लिए। वो कैसे हुआ? पावर फैक्टर 1 से हुआ, ठीक है? जब भी पावर फैक्टर 1 होगा तभी हम 80 केवीए का वो यूज़ करेंगे। क्या बोलते हैं उसे? एपरेंट पावर। मतलब एपरेंट पावर एक्टिव पावर के बराबर हो गई। ये याद करना है। मैं आपको फेस एंगल के थ्रू भी बता सकता था, पर ये आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये सिर्फ आपको ये है कि आपको एपरेंट पावर और एक्टिव पावर का समझ आ जाए, ठीक है? अब क्या होगा कि अगर जैसे यूनिटी पावर फैक्टर हुआ तो आपकी एक कंडीशन होगी। कैसे होगी? जो ओवरलोड ऑफ ट्रांसफार्मर जा रहा था, ट्रांसफार्मर का ओवरलोड जो जा रहा था वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है? हाई टेम्परेचर जा रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। लार्ज वोल्टेज ड्रॉप जा रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। हाई एनर्जी कंजप्शन हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिव पावर, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्रॉस में आ जाएंगे। मान लो ये जो ओवरलोड हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा कि पहले 20 केवी फ्री होगी तो ओवरलोड कहाँ से हो जाएगा? वो कुछ ओवरलोड नहीं होगा। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा केबल में। जैसी जितनी स्केर की केबल लगाई थी आपने मोटरों में या लोड पे, उतनी ही चाहिए, ठीक है? उससे ऊपर आपको बढ़ानी नहीं पड़ेगी। लार्ज वोल्टेज ड्रॉप यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की तरफ 440 आ रहा है तो आपके लोड में यानी कि कोई भी आपने एसी भी लगाएगा वहाँ पर आपको 415 नहीं मिलेगी, 410 नहीं मिलेगी, 380 भी नहीं मिलेगी। तो आपको जो आपको वोल्टेज सोर्स में है वही वोल्टेज आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत तो छोट प्लस माइनस का 1-2% रहता ही है, 1-1%, ठीक है? ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो हाई एनर्जी कंजप्शन भी नहीं होगी। अगर लोड कम हो गया, यहाँ तो आपको एग्जांपल लिया, अगर 80 किलोवाट का लोड है तो 80 केवी का हम ले रहे हैं 100 केवी में से, तो सिंपल बात है एनर्जी कंजप्शन भी कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी, लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव पावर, यानी एक्टिव पावर भी हमारे पास जो एक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लेस, वो भी खत्म हो जाएगा, कम हो रही थी। तो सिंपल फंडा ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है, जो ट्रांसफार्मर और लोड के बीच में जो लिंक होता है, मतलब हम कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं पावर फैक्टर को, वैसे ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर उस प्रॉफिट को हमने लेना है तो कैसे लेंगे? पावर फैक्टर को मेंटेन करके, ठीक है? दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ब्रेकर या वीसीबी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो देखनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, क्योंकि इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि पावर फैक्टर अगर आपने अपने ट्रांसफार्मर से, यानी कि अपने अगर प्लांट में अगर पावर फैक्टर देखना है तो आप कैसे देख सकते हो पावर फैक्टर को, ठीक है? ये एक लॉजिक बताया मैंने। एक एक और पावर फैक्टर निकालने का भी तरीका होता है। कैसे? अगर आपका लोड, ये जो 80 किलोवाट मैंने निकाला है, 100 केवी का एक्टिव पावर निकाला है, ठीक है? और पावर फैक्टर मैंने आपको 1 दिखाया है। पर अगर लोड आपको, मैंने अंदाज़ा लिया है, अभी 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो 80 किलोवाट का लोड लेना है। अंदाज़ा नहीं है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन से भी लिया मैं। पर इन केस आपका पावर फैक्टर चल रहा है 0.9 या 0.85 या 0.75, तो आपने उसका जो टारगेट पावर फैक्टर है वो लेना है। टारगेट पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है हमारे पास, ठीक? तो वो दिखाना है मैंने आपको कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बतानी है। अगर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर था 100 केवी का था, वो हमें 80 किलोवाट की एक्टिव एनर्जी दे रहा था, पर वो 0.8 पावर फैक्टर में दिखा रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है रेड में 0.8, 0.8। अगर हमने यूनिटी पावर फैक्टर कर दिया था तो वो जो 100 केवीए का ट्रांसफार्मर था वो हमें 80 केवीए के ट्रांसफार्मर के इक्वल हो गया था। मतलब हमारा 20 केवीए बच गया था। वो तभी बचा था जब हमने यूनिटी पावर फैक्टर करा था, यानी कि 1 जो ब्लैक में दिखा रखा है। हमारे पास एक लीडिंग पावर फैक्टर भी होता है जो कि जिसमें माइनस साइन दिखा रखा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि अगर ये लीडिंग पावर फैक्टर बहुत डाउन हुआ, यानी कि 0.3, 0.2, -0.2, तो इसका मतलब वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं है। लीडिंग भी हमारे पास 0.6, 0.5 जिससे कम नीचे जाएगा नहीं। हमारे पास लैगिंग भी 0.5 से नीचे बहुत कम जाएगा, ठीक है? तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर बहुत नीचे हुआ, डाउन की तरफ हुआ, तो इसका मतलब जो आपका लोड है ज़्यादातर कैपेसिटी लोड है। कैपेसिटी लोड मतलब यानी कि आपके पावर प्लांट में या तो ड्राइव ज़्यादा लगी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा लगा है, कंप्यूटर ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो इंडक्शन लोड है वो कम होगा। जहाँ कैपेसिटी लोड ज़्यादा होगा वहाँ लीडिंग पावर फैक्टर का हमारे पास माइनस में जाता है, ठीक है? तो एक ये है। तो हमारा एक ही टारगेट होता है 1 में, चाहे लैगिंग पावर फैक्टर हो चाहे लीडिंग पावर फैक्टर हो, हमारा एक ही टारगेट होता है 1। पर ज़्यादातर 90% लोड हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर में ही आता है, यानी कि सब इंडक्शन लोड आता है तो हमें पावर फैक्टर 1 करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ तो ये होगी। तो हमारा एक ही टारगेट है 1, तो हमें टारगेट 1 करके ही रखना है। जितने भी टारगेट है हमारे पास 0.8, 0.9, इसको हमने 1 ही करना है।